गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए यूएनओ के अंतर्गत यूनिट सेकंड लीग ऑफ नेशंस में आज हम करेंगे स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। स्ट्रक्चर ऑफ लीग ऑफ नेशंस में हमने अब तक किया है सभा के बारे में, परिषद के बारे में, सचिवालय के बारे में, और अब इसके दूसरे निकाय जिसमें से एक है स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। राष्ट्रसंघ की संविधा की धारा 14 में कहा गया था कि कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू आप लिखेंगे, परिषद एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना के लिए योजनाएं बनाकर राष्ट्रसंघ के सदस्य देशों को उनकी स्वीकृति के लिए भेजेगी, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। जैसा कि आपको पहले बताया गया था, कोटेशंस आप इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे और फिर अंडरलाइन करेंगे। तो राष्ट्रसंघ की संविधा की धारा 14 में क्या कहा गया है कि परिषद एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना के लिए योजनाएं बनाकर राष्ट्रसंघ के सदस्य देशों को उनकी स्वीकृति के लिए भेजेगी। यानी एक योजना बनाई जाएगी ताकि एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की जाए और जो राष्ट्रसंघ के सदस्य देश हैं उनकी स्वीकृति के लिए इसे भेजा जाएगा। अर्थात जो सभा है वो इसे स्वीकृति प्रदान करेगी, क्योंकि सभा में राष्ट्रसंघ के अंतर्गत जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं वो सभी शामिल हैं। तो उनकी स्वीकृति के बिना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना नहीं की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना के लिए सर्वप्रथम परिषद द्वारा सन 1920 में विश्व के 10 प्रसिद्ध विधिवेताओं का एक आयोग गठित किया गया। इस आयोग को प्रस्तावित न्यायालय के लिए एक अधिनियम बनाने का कार्य सौंपा गया। आयोग ने एक ड्राफ्ट तैयार किया और उसमें कुछ संशोधनों के साथ परिषद के द्वारा 13 दिसंबर 1920 को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। कब पास किया गया? 13 दिसंबर 1920 को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का जो पहला चुनाव था वो 1921 में हुआ और 1922 को स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की विधिवत स्थापना हो गई। और ये डेट कौन सी थी? 15 फरवरी, यानी 15 फरवरी 1922 को स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की विधिवत स्थापना हो गई। ये जीके का भी क्वेश्चन आ सकता है। इसका मुख्य कार्यालय हेग में स्थापित किया गया और हेग के जिस भवन में न्यायालय की स्थापना की गई थी उसे शांति महल में न्याय का महान भवन के नाम से पुकारा जाता था। अब आप शांति महल में न्याय का महान भवन द ग्रेट हॉल ऑफ जस्टिस ऑफ द पीस पैलेस को सिंगल कोमा में लेंगे और इसको अंडरलाइन करेंगे। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कोर्ट, न्यायालय का संगठन। तो प्रारंभ में स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 11 रखी गई थी तथा 4 उप न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। न्यायालय के अधिनियम में सामान्य सभा को यह अधिकार दिया गया था कि वह परिषद की अनुशंसा पर यानी सिफारिश पर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। और इसी प्रावधान के अनुसार 1929 में न्यायाधीशों की संख्या 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई। उप न्यायाधीशों का पद समाप्त कर दिया गया, अर्थात जो उप न्यायाधीशों के पद थे वो न्यायाधीशों के पद में कन्वर्ट कर दिए गए। तो न्यायालय का संगठन में जो सदस्य संख्या थी न्यायाधीशों की पहले 11 रखी गई, 4 उप न्यायाधीश बनाए गए थे और उसके बाद 1929 में न्यायाधीशों की संख्या को 11 से बढ़ाकर 15 कर दिया गया और उप न्यायाधीशों के पद को समाप्त कर दिया गया। हम साथ साथ इसको रिवीजन करते चल रहे हैं ताकि आपको आसानी से याद हो सके। अब हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट की, नियुक्ति की। न्यायाधीशों का चुनाव साधारण सभा एवं परिषद दोनों ही सम्मिलित रूप से करती थी, अर्थात जो परिषद है वो सिफारिश रखती थी और सभा जो है वो उसे स्वीकार करती थी। तो न्यायाधीशों का चयन परिषद बहुमत से करती थी और सभा भी बहुमत से उसका अनुमोदन करती थी, यानी उसको स्वीकृति प्रदान करती थी। न्यायाधीशों की नियुक्तियां योग्यता के आधार पर होती थी। ऐसे विधिवेता को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश चुना जाता था जो अपने देश के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता था। तो इसके लिए फर्स्ट ईयर में आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की क्या योग्यता है वो आपने
की थी। धारा 9 में यह भी उल्लेख था कि न्यायालय में यथासंभव विश्व की प्रमुख विधि व्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व हो। और न्यायालय की निर्देश दिया गया, क्या निर्देश दिया गया न्यायालय के लिए, कि न्यायालय अपने समग्र रूप में संसार की विविध संस्कृतियों तथा कानून पद्धतियों का प्रतिनिधित्व करे। इसको आप इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे, अंडरलाइन लगाएंगे। तो क्या निर्देश है, हम दोबारा से इसको दोहरा लेते हैं कि न्यायालय अपने समग्र रूप में अर्थात संपूर्ण रूप में संसार की विविध संस्कृतियों तथा कानून पद्धतियों का प्रतिनिधित्व करे। यानी वो किसका प्रतिनिधित्व करेगा, किसको लीड करेगा? एक तो जो संसार की विविध संस्कृतियां हैं, यानी हर एक देश की अपनी अलग अलग संस्कृति होती है, और कानून पद्धतियां जो हर एक देश में अलग अलग पाई जाती हैं, वो उनका प्रतिनिधित्व करेगा। अब हम बात करें कार्यकाल की, टर्म्स की, तो न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का रखा गया था। 19वीं धारा के अनुसार न्यायाधीशों को अपने कार्यकाल में कूटनीतिक विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त होती थीं। इसको भी आप इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे, क्योंकि ये धारा 19 में बात कही गई है कि जो न्यायाधीश हैं वो अपने कार्यकाल में क्या करेंगे, उनको कूटनीतिक विशेषाधिकार यानी उनको कुछ एक राजनीतिक अधिकार दिए जाते हैं और विशेषाधिकार होते हैं ये, और इसके अलावा उनको कुछ छूट भी, उन्मुक्तियां मीन्स छूट, उनको छूट भी प्रदान की जाएगी। न्यायाधीश एक से अधिक बार भी चुने जा सकते हैं। न्यायाधीशों का कार्यकाल लंबा रखा गया ताकि वे स्वतंत्रता पूर्वक और निष्पक्षता के साथ अपना कार्य कर सकें। किसी भी न्यायाधीश के लिए ये आवश्यक था कि उसका राज्य अथवा राष्ट्र संघ का कोई अंग उसे हटा नहीं सकता था, उसे केवल अन्य न्यायाधीशों की सर्वसम्मति से ही हटाया जा सकता था, अर्थात उन्हें स्वतंत्र रखा गया इस पद को। राष्ट्र संघ का कोई भी अंग नहीं हटा सकता था। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि उनके ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर ना हो और वो स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य कर सकें, उन्हें बार बार ये अनुभव ना हो कि उन्हें कोई हटा सकता है। इसके बाद हम करेंगे वेतन और भत्ते यानी सैलरी एंड अलाउंसेस की। स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते राष्ट्र संघ के कोष से दिए जाते थे। न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को $30,000 वार्षिक वेतन और कुछ भत्ते मिलते थे। बात करें हम पदाधिकारियों की, ऑफिसर्स की, तो न्यायालय का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष भी होता सचिव के समान था। हम बात करें गणपूर्ति यानी कोरम की, कि न्यायालय की गणपूर्ति संख्या 9 थी, अर्थात जब तक 9 न्यायाधीश उपस्थित नहीं होते तब तक न्यायालय की कार्रवाई को शुरू नहीं किया जा सकता। यानी इसका कोरम था 9 का, जब तक 9 की संख्या उपस्थित नहीं होती तब तक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। अब हम बात करेंगे मतदान विधि की, वोटिंग प्रोसीजर की। न्यायालय के विधान के अनुसार प्रत्येक न्यायाधीश को एक मत प्राप्त था। निर्णय अधिकांशतः बहुमत से होते थे, परंतु कुछ मामलों में अल्पसंख्यकों के मत का भी ध्यान रखा जाता था। कोई भी निर्णय के हस्ताक्षर नहीं हो जाते थे। अब हम बात करें इसकी भाषा की, कि न्यायालय की भाषा अंग्रेजी एवं फ्रेंच थी और न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही इन्हीं भाषाओं में होती थी। न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने वाले राज्य की बात करें हम, तो न्यायालय के विधान की धारा 34 में कहा गया था कि केवल राज्य ही इस न्यायालय के विचारणीय पक्ष हो सकते थे, और धारा 35 के अनुसार न्यायालय केवल राष्ट्र संघ के सदस्य राज्यों तथा उन राज्यों के लिए खुला था जिनका उल्लेख राष्ट्र संघ की संविधा के परिशिष्ट में दर्ज था। 17 मई 1922 को राष्ट्र संघ की परिषद ने यह निर्णय लिया था कि कोई भी राज्य हो जो कि ना तो राष्ट्र संघ का सदस्य है और ना ही उसका नाम संविधा में अंकित है, न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो सकता है। शर्त यह है कि रजिस्ट्रार के पास घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दे, जिससे वह न्यायालय का अधिकार क्षेत्र स्वीकार करे और यह आश्वासन दे कि न्यायालय के निर्णय को स्वीकृति देगा। अब हम बात करेंगे न्यायालय के क्षेत्राधिकार की। स्थायी न्यायालय का क्षेत्राधिकार 3 वर्गों में बांटा गया था। सबसे पहला ऐच्छिक क्षेत्राधिकार, दूसरे नंबर पर आता है अनिवार्य क्षेत्राधिकार और तीसरे नंबर पर आता है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। ऐच्छिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हम बात करेंगे कि धारा 36 के अनुसार न्यायालय उन सभी मामलों पर विचार कर सकता था जिनको संबंधित राज्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे तथा जो संधियों तथा
अभी समय से विशेष रूप से संबंधित हो। इस प्रकार न्यायालय का क्षेत्राधिकार केवल राज्यों या राष्ट्र संघ के सदस्यों राज्यों द्वारा सीमित रखा गया था। अब हम बात करें अनिवार्य क्षेत्राधिकार की, कंपल्सरी जुरिडिक्शन। स्थायी न्यायालय की संविदा के द्वारा कुछ मामलों में न्यायालयों को अनिवार्य क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया था। कुछ न्यायालयों ने राज्य के विधान के साथ एक प्रोटोकॉल पर भी हस्ताक्षर किए थे, और जो आपका ऑप्शनल क्लूज है 36 को स्वीकार करने वाले राज्यों के लिए न्यायालय का क्षेत्राधिकार अनिवार्य था। और ये क्लूज कौन कौन से थे? सबसे पहला है संधि की व्याख्या, दूसरे नंबर पर अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित सभी मामले, तीसरे नंबर पर है ऐसे तथ्य है जिनका अस्तित्व सिद्ध होने पर किसी अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्य का उल्लंघन समझा जाए, और चौथे नंबर पर है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय दायित्व के उल्लंघन पर क्षतिपूर्ति के रूप और परिणाम। तो इस प्रकार आपने देखा कि न्यायालय को अनिवार्य क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया था, और 1927 में अनिवार्य क्षेत्राधिकार को स्वीकार करने वाले राज्यों की संख्या 20 थी, और 1939 में ये 39 हो गई। सदस्य राष्ट्र ऐच्छिक धारा को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते थे। और लास्ट हमारे पास है परामर्शदात्री कार्य, एडवाइजरी फंक्शंस। संघ की धारा 14 के अनुसार न्यायालय परिषद या सभा द्वारा इसको सुपुर्द किए गए किसी भी प्रश्न पर परामर्श दे सकता था। अगर वो इनसे सलाह मांगे तो वो सलाह भी दे सकता है। इसे न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार कहा जाता है। यानी राष्ट्रसंघ की सभा तथा परिषद समय समय पर विवादों के बारे में न्यायालय से परामर्श लेती रहती थी। यद्यपि संबंधित पक्ष न्यायालय के परामर्श को मानने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य नहीं थे, परंतु व्यवहार में सभा और परिषद ने विशेष कानूनी प्रश्न पर न्यायालय द्वारा दी गई राय को अंतिम निर्णय के रूप में स्वीकार किया जाना माना था। अर्थात आपने ये देखा कि चाहे इसके द्वारा दिया गया परामर्श कानूनी तौर पर बाध्य नहीं था, लेकिन फिर भी जो सभा और परिषद थी उसने विशेष कानूनी प्रश्न पर न्यायालय के द्वारा दी गई जो राय थी उसको अंतिम निर्णय के रूप में स्वीकार किया था। हम बात करेंगे स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा निर्मित कुछ मामले। तो सम केसेस सेटल्ड बाय द परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, कि कौन कौन से ऐसे केस थे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने सुलझाए। सबसे पहला है पोलैंड में बसे जर्मनों का मामला। सन 1923 में न्यायालय के सामने पोलैंड में बसने वाले जर्मनों की संपत्ति संबंधी मामला पेश किया गया था, और न्यायालय ने उस संबंध में अपना निर्णय देते हुए कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय विधि में राज्यों के उत्तराधिकार के सिद्धांत को अस्वीकार करते हैं, वे भी यह नहीं मानते कि संपत्ति के स्वामी के रूप में किसी भी राज्य से प्राप्त किए गए व्यक्ति का अधिकार उस राज्य की प्रभुसत्ता में परिवर्तन होने पर अवैध हो जाते हैं। अर्थात यदि किसी राज्य में जो भी उसने अधिकार प्राप्त किए हैं, जो कि उसके व्यक्तिगत अधिकार होते हैं, उस राज्य की प्रभुसत्ता में अगर परिवर्तन हो जाता है तो वो व्यक्तिगत अधिकार अवैध हो जाएंगे। दूसरा केस था विंबलडन का मामला 1923 का। विंबलडन एक ब्रिटिश जहाज था जो कि फ्रांस की कंपनी के पास किराए पर था। 21 मार्च 1921 को जर्मन सरकार ने इस जहाज को कील नहर से गुजरने के इस आधार पर रोक दिया कि वह रूस के साथ युद्ध करने वाले पोलैंड के लिए युद्ध सामग्री ले जा रहा था। न्यायालय ने इस विवाद के विषय में अपना निर्णय देते हुए कहा कि वर्साई संधि द्वारा कील नहर सब देशों के लिए खुली हुई थी, जिसके साथ जर्मनी के संबंध अगर शांतिपूर्ण है, अतः जर्मन सरकार विंबलडन को कील से गुजरने से नहीं रोक सकती। एक केस है ऊपरी साइलीशिया का मामला 1925 का। इस संबंध में न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि संधि केवल संबंधित पक्षों के लिए ही कानून बनाती है, किसी अन्य पक्ष के लिए नहीं। लोटस विवाद 1927 का। लोटस विवाद प्रादेशिक और व्यक्तिगत क्षेत्राधिकार की समस्या पर प्रकाश डालने वाला एक प्रसिद्ध मामला था। इसमें समुद्री सीमाओं के विषय में निर्णय लिया गया था। जब टर्की के बंदरगाह कुस्तुनिया की ओर जा रहा था तो टर्की के प्रादेशिक समुद्र से बाहर महासमुद्र में टर्की के एक कोयला ढोने वाले जहाज बीजकोट से टकरा गया। और स्टीम लोटस कौन सा था? फ्रांसीसी जहाज था। और ये किससे टकराया? जब ये टर्की के बंदरगाह कुस्तुनिया की ओर जा रहा था तो टर्की के प्रादेशिक समुद्र से बाहर महासमुद्र में टर्की के कोयला ढोने वाले जहाज बीजकोट से टकरा गया। परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1926 को बीजकोट डूब गया और कई तुर्की निवासी डूबकर मर गए। टर्की चाहता था
कि लोटस का कप्तान पर मानव हत्या का अभियान चलाया जाए। कप्तान देमोन ने यह तर्क प्रस्तुत किया था कि वह फ्रेंच प्रजाजन है और दुर्घटना महासमुद्र में हुई है, अतः तुर्की के न्यायालय को इस पर मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं है। तो इस विवाद में कुछ एक प्रश्न विचारणीय थे, जैसे कि पहला है कि क्या टर्की ने अपने देश के कानून के अनुसार कप्तान देमोन पर मुकदमा चलाकर अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांत के प्रतिकूल आचरण किया, या दूसरा इसका उत्तर हाँ में हो तो टर्की को देमोन को क्षतिपूर्ति में कितनी राशि दी जानी चाहिए। स्थायी न्यायालय ने उग्र मतभेद के बाद सभापति के निर्णायक मत द्वारा पहले प्रश्न का नकारात्मक उत्तर दिया। फलस्वरूप दूसरा प्रश्न उत्पन्न होना ही नहीं था, यानी उत्पन्न ही नहीं हुआ, क्योंकि अगर पहला प्रश्न उत्पन्न होता है तो दूसरा प्रश्न आएगा। अब हम कंक्लूजन की ओर निकलें तो हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 1922 से 1947 तक अपना कार्य करता रहा। इस काल में न्यायालय में झगड़ों का निपटारा करने व वैधानिक प्रश्नों पर परामर्शदात्री निकाय के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। न्यायालयों के सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून, तर्क, परंपरा और औचित्य के आधार पर निर्णय दिए, जिसके कारण स्थायी न्यायालय की प्रतिष्ठा में 4 चांद लग गए। सन 1946 में राष्ट्रसंघ तो समाप्त हो गया, परंतु स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में शामिल कर दिया गया। यानी जब राष्ट्रसंघ समाप्त हो गया था तो स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को यूएनओ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में शामिल कर लिया गया। यानी ये समाप्त नहीं हुआ बल्कि ये कार्य करता रहा। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, और नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रसंघ के कार्य, सफलताएं और असफलताओं के बारे में। धन्यवाद।